हेलो दोस्तों, कल हमने अनसॉल्व पेपर क्लास 10th का ये जो है इसका सेट नंबर जो 1 है 822 AB का, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें से कुछ रह गया था, हमने इसको खंड 5 के खा तक कर लिया था। ठीक, अब खंड 5 के खा के बाद जो क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसका पहले पार्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, हम यहाँ से 5वें के गा से शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। 5वें का गा, क्वेश्चन नंबर 5 का गा है, कह रहा एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई है। लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, एक शंकु है, शंकु, ठीक, लंब वृत्तीय शंकु के आधार की जो परिधि है, परिधि क्या होती है, ये वाला, जैसे ये सर्कल है तो ये पूरी परिधि होती है। परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, तो परिधि हम लिख लेते हैं, परिधि को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। परिधि कितना दिया है, 24 पाई दे दिया है, 24 पाई। तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब क्या है, ये जो मेन ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन बताइए। इस शंकु का आयतन, शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 के बराबर होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको हम देखते हैं, देखिए परिधि दे रखा है कितना, 24 पाई। हम लगाएंगे कैसे, इसको समझिए। अगर हम यहाँ पे बात करें शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। इसमें पाई की वैल्यू हमको मिल जाती है, एच हमें दे रखा है। बात आती है आर की, हमें शंकु की त्रिज्या निकालनी है। अगर त्रिज्या होता तो काम बन जाता, त्रिज्या नहीं दिया है तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे। देखिए त्रिज्या के लिए हमें क्या दिया, परिधि 2 पाई 24 पाई, तो परिधि को हम क्या लिखते हैं, परिधि 2 पाई आर होता है। ये परिधि जो किनारे किनारे वाली लाइन है इसे हम 2 पाई आर कहते हैं। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 24 पाई दिया है। तो पाई से पाई देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, 2r। 2r बराबर 24 है, तो r बराबर 24 2 गुणे में है तो 2 भाग में चला जाएगा, काटेंगे 12 बार जाएगा। r का मान आ गया 12, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी हमें इसकी त्रिज्या भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है, तो रख देते हैं। आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम को v = 1/3 गुणे पाई और गुणे आर स्क्वायर। आर कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बरहिया 144, और गुणे में एच का मान कितना है, 5। फार्मूला तो यही है, पाई का मान 22/7 होता है, तो हम 22/7 अभी रखे नहीं है, बस पाई रख लिए हैं। आर होता है आर का स्क्वायर, आर हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर 12 बरहिया 144, और हाइट दे रखा है 5। ठीक, अगर हम इससे काटना चाहें तो देखिए 3 चौके 12, 2 14 24, 3 8 24, 3 से कट गया। v = इधर बचा 48 और गुणे 5 गुणे में क्या है 22, 22/7 पाई का मान। तो 48 से 5 में करेंगे तो 5 8 40, 5 40 तो 0 हासिल 4, 5 चौके 20 4 24, 240 पाई, ये आ जाएगा इसका आयतन। ठीक, इसका जो आयतन आ गया 240 पाई। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए 240 गुणे पाई, पाई का मान आप रख दीजिए 22/7। अब 7 से आप इसमें भाग कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर, यानी 7 से देखिए इससे इसमें गुणा कर लीजिए, फिर 7 से भाग करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये जब भी आएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब आप इतना गुणा तो कर ही सकते हैं कि 240 से 22 में गुणा करके 7 से भाग कर लें। ठीक, मैं कर इसलिए नहीं रहा हूँ, कभी कैलकुलेशन में समय लगेगा तो वीडियो में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें। 5वें का घा देखते हैं। 5वें का घा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य भत्ता जो होता है वो x बराबर होता है, x = दे रखा है 18, माध्य दे रखा है, हमसे पूछा है f की वैल्यू निकालिए। तो f की वैल्यू देखते हैं। पहले दैनिक जेब भत्ता दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैनिक जेब भत्ता, 5वें का घा है ये,
दैनिक जेब भत्ता। फिर है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसे हम FI कहते हैं, बारंबारता। हम इनका ग्राफ बना लेंगे कैसे। चलिए, ये दे रखा है 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13, F5, 4। ये इतनी सारी चीजें हैं। ठीक, अब देखिए हमें इसमें F जो यहाँ पे F लिखा है ना, हम XI निकालेंगे। XI क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे में 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 13 और 11 जब हम जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 का आधा क्या होगा, 12। या सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें बीच में कौन है, 11 और 13 के बीच में कौन आएगा, 12 आएगा। 13 और 15 के बीच में कौन आएगा, 14। 15 और 17 के बीच में 16। 17 और 19 के बीच में 18। 19 और 21 के बीच में 20। 20 और 23 के बीच 21 और 23 के बीच में 22। 23 और 25 के बीच में 24 आएगा। अब अगर हम FI XI गुणा कर देंगे तो इससे इसमें, इससे इसमें, तो प्रत्यक्ष विधि होगा। 3 विधियां होती हैं आपकी। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, समझ लीजिए यहीं पे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है x बराबर सिग्मा FI XI अपान में सिग्मा FI। फिर दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI, फिर यहाँ पे DI आ जाएगा सिग्मा FI। फिर होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा FI, यहाँ पे आ जाता है UI अपान में सिग्मा FI और यहाँ इंटू में h। ये 3 मेथड्स हैं। अगर हम XI से करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि, FI XI का गुणा कर देंगे। DI निकाल लेंगे तो कल्पित विधि, UI निकालेंगे तो पग विचलन विधि होगा। हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि करते हैं, लेकिन जब आंकड़े बड़े हों, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या है FI XI, यानी हमें FI से XI में गुणा करना पड़ेगा। तो 7 से 12 में करेंगे 84, फिर ऐसे इन सबका गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो ज्यादा बड़ा नंबर होगा। हम और छोटा बनाने के लिए कल्पित माध्य विधि अपना सकते हैं, और छोटा बनाने के लिए पग विचलन विधि अपना सकते हैं। तो देखिए कल्पित माध्य विधि अगर हम निकालेंगे तो हमें DI निकालना पड़ेगा, तो हम यहां से निकालेंगे DI। DI क्या होता है, DI होता है XI माइनस A। अब ये XI माइनस क्या होता है, XI का मतलब ये वाली पूरी वैल्यू, उसमें से A घटा देना है। A क्या होता है, एक कल्पित माध्य होता है, इसे हम मान लेते हैं। हम मानेंगे क्या, X की सीरीज में किसी को भी आप A मान सकते हैं। जनरली जो माना जाता है बीच वाले को, 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से, बीच में बचा 18, इसको मान लो A। 18 बराबर क्या है, A है। अब हमें XI माइनस A करना है। XI क्या है 12, 12 में से A घटा दो, A क्या है 20, वो 18 है। 20 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 6। XI माइनस A, XI 14 है माइनस A, यानी 18 घटाएंगे, 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4। 16 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 2, यानी इसमें से इसे घटा, फिर 18 में से 18 घटेगा तो 0। अब 18 में से 20 घटाएंगे तो सॉरी, या 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, 22 में से 18 घटाएंगे तो 4, क्योंकि है ना XI माइनस है तो XI कितना है 24, 24 में से यानी 18 घटेगा तो आएगा 6। ये हो गया हमारा कल्पित माध्य विधि, क्योंकि हमने DI निकाल लिया। अगर हम UI निकालेंगे तो UI और छोटा हो जाएगा, लेकिन अब उतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे निकाल लेते हैं। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पे FI इंटू DI निकालना है, क्योंकि हमें फार्मूला अगर ये मेथड लगाएंगे तो हमें FI DI का मल्टीप्लाई चाहिए, तो FI से DI में करना पड़ेगा। तो 7 से -6 में करेंगे 7 छक 42 माइनस का, 6 से 4 में करेंगे तो माइनस का 6 चौके 24, 9 से -2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 13 से 0 में करेंगे तो 13 0 0, F से 2 में करेंगे तो ये 2F आ जाएगा, 5 से 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 से 6 में करेंगे 4 छक 24। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो थोड़ा सा रफली समझिएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो हम लगाएंगे सिग्मा, क्या जोड़ रहे हैं FI DI। तो जब हम जोड़ेंगे देखिए 42 24 18 इनको जोड़ेंगे तो 40 20 60 70 और 80 4 84, माइनस का क्या आ जाएगा 84। ठीक, अब इस प्लस वाले को जोड़ लो 24 और 20,
प्लस का 44। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 84 में से जब 44 घटेगा तो 40 बचेगा, और भी बड़े वाले का चिन्ह लगेगा तो माइनस का, और यहाँ पे 2f तो अभी पड़ा ही है, तो आ जाएगा क्या 2f माइनस का 40, ये वाला बच जाएगा इन सबको जोड़ने के बाद। बात क्लियर है? ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। हमने FI/DI को जोड़ लिया, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ दो, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ दो, फिर उनको ऐड करेंगे तो कट पीट के आएगा माइनस का 40, और ये 2f है तो 2f माइनस 40। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है हमारा? कल्पित माध्य विधि बराबर, हम ऊपर से लिख दें क्योंकि कल्पित माध्य का इस्तेमाल किया है, तो क्या होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपान में सिग्मा FI होता है। तो x बारी जो माध्य है दे रखा, पहले ही यहाँ पे कह रखा है, पहले ही कहा है कि माध्य क्या है 18 है, तो जब 18 है तो हम यहाँ x की 18 लिख सकते हैं। 18 बराबर a को हमने माना है क्या 18 प्लस FI/DI हमने निकाला है क्या 2f माइनस का 40 बटे में सिग्मा FI है 44 प्लस f, 44 प्लस f। देखिए इधर भी 18 इधर भी 18 कट जाएगा, दोनों तरफ सेम सेम कट जाता है, क्योंकि 18 प्लस का इधर आएगा माइनस का तो 0 बचेगा, इधर बच गया 0, तो बराबर इधर क्या बचा 2f माइनस का 40 बटे 44 प्लस f। देखो बराबर की इधर 0 है तो हम इस बराबर को इधर भी लगा सकते हैं, बराबर 0। यहाँ से अगर हम निकालेंगे 2f माइनस 40 इक्वल टू ऊपर वाला 2f माइनस 40, तो ये 44 प्लस यह भाग में तो उधर गुणे में जाएगा, तो जब गुणे में जाएगा तो ये 44 0 गुणे 44 प्लस f हो जाएगा। जब इधर 0 के साथ गुणा होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 बराबर क्या मिला 2f माइनस का 40, तो 2f बराबर माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 0 में प्लस 40 जोड़ेंगे तो 40। f इक्वल टू यहाँ पे 40 है, ये दो गुणे में है तो दो भाग में जाएगा, काटेंगे तो दो बिसैया 40। f की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 20, और ये हमको फाइंड करना था, यानी यहाँ f की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको 20 रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो 6 नंबर है, 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका जो पहला पार्ट है उसका भी लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहां से इसको देख सकते हैं पहला पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का सभी खंड करने हैं। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, दो क्रमागत मान लेते हैं, पहला क्रमागत धनात्मक सम संख्या बराबर x है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या बराबर होगी x प्लस 2, क्योंकि धनात्मक वो भी सम संख्या, तो सम संख्या पहली 2 है, फिर दूसरी 4 होगी, फिर 6 होगी, तो 2 का मल्टीपल है। अगर हम इसको x मान ले तो अगली संख्या कब आएगी जब इसी x में हम 2 जोड़ देंगे, क्योंकि x का मान क्या है 2, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 प्लस 2 तभी तो अगली संख्या आएगी, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तब अगली संख्या आएगी। यानी हमारी पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2, क्योंकि 2 आगे वाली संख्या सम संख्या आती है 2 जोड़ने के बाद। अब कह रहा है इन दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग किसका, पहले का x स्क्वायर का वर्ग, फिर अगला x प्लस 2 इसका वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योगफल, यानी इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो और जो योगफल आएगा 244 होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये x स्क्वायर है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे रख दीजिए। a यहाँ पे x है, b 2 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 2 दूनी 4 से x में करेंगे तो 4x आ जाएगा, बराबर किसके है 244। सिंपली इस फार्मूले पे हमें इसको तोड़ देना है। x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस ये है 4x इक्वल टू, ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो 244 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 240, क्योंकि 4 प्लस उधर जाएगा माइनस,
इसमें से देखो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, यहाँ 2x इक्वल टू बचेगा 240, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2x, क्योंकि गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, 2 से x में करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 2 से इसमें करेंगे 2 दूनी 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 240 है। ये 2 गुणे में है तो 2 कहाँ आ जाएगा, भाग में काटेंगे 120 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 120, ये 120 को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 120 आएगा तो माइनस का 120 होगा बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक, इसको मैं इरेज कर दूं। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में क्या होगा कि माइनस 120 से इधर गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, तो माइनस का 120 एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमें कोई 2 ऐसी संख्या लेनी है उनका गुणा करें तो माइनस का 120 एक्स स्क्वायर आए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला 2 आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये गुणनखंड आपको आ रहा होगा, 6-7 की चीजें हैं। तो गुणनखंड हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0, यही है। अगर हम 12 और 10 ले लें, 12 और 10, किनारे वाले को हम कुछ भी नहीं करते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 12x और माइनस का 10x। देखिए 12x में से 10x घटाएंगे तो 2x बचेगा, अब 12x से माइनस 10x में गुणा करेंगे तो 12 दहा में 120 और माइनस का 120 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब इन दोनों में ये अलग अलग पार्ट हो गए, क्योंकि ये इन दोनों में टूटा है, तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस का यहाँ पे 12, अगले ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, तो अगले ब्रैकेट में यहाँ x होगा, तो यहाँ 10 माइनस का एक्स्ट्रा है, तो माइनस 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस तो बाहर है तो यहाँ बचा प्लस, और 10 से 12 120 में जाएगा 12 बार, तो x प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 10। यहाँ से x प्लस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 12 आएगा, और यहाँ से x माइनस 10 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए 0 रखना पड़ता है, माइनस 10 उधर जाएगा प्लस का 10। अब बताइए, इसने कहा है धनात्मक और विषम संख्या, तो ये तो ऋणात्मक है, ये लेंगे नहीं, तो धनात्मक मान कौन आया 10, यानी x का मान क्या हो गया 10। तो पहली संख्या हमारी x थी और x का मान 10 है, तो पहली संख्या क्या हो गई 10। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या थी x प्लस 2, तो x का मान आया 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12, यही हमारी दोनों संख्या है। ठीक, अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं कि सही गलत है तो आप चेक कर सकते हैं। इसने क्या कहा था कि इनके वर्गों का योगफल 240 है, इन्हें दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 10 का वर्ग 100 प्लस 12 का वर्ग, 12 वर्ग 144, 144 में 100 जोड़ेंगे तो 244 होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको आंसर चेक किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं खा की तरफ। 6वें का खा, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में त्रिज्य खंड, एक फिगर दिया है ऐसे, और यहां से ऐसे मिला हुआ है, ये कलर्ड आकृति है। ठीक, आप क्वेश्चन नीचे देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक, बी ओ डी ए और यहाँ बीच में सी, ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है, यानी आर हम कह सकते हैं कि 3.5 है, तो क्या इस 3.5 को हम 7/2 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3.5 ही तो आएगा। आगे देखिए, कह रहा ओडी बराबर 2, ओडी बराबर क्या है 2, ये दूरी दे रखी है 2 की। हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो कलर्ड वाला भाग है इसका क्षेत्रफल। एक बात बताइए, ये चतुर्थांश है कि 90 डिग्री होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, और चतुर्थांश त्रिज्य खंड, ये तो बोला है त्रिज्य खंड इतना वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है, तो 90 डिग्री यहाँ होगा। तो क्या हम इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ODB, ये जो खाली हमने कलर नहीं किया, इसको माइनस कर दें, तो इधर समझिएगा पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो यही तो बच जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बस इसी पे मान रख दीजिए। ये चतुर्थांश 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 90, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 यानी 7/2, तो इसका स्क्वायर है तो 7/2 गुणे 7/2 दो बार हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 3.5, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी 2, केवल त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए तो 2, क्योंकि 3.5 को 7/2 इसलिए लिख सकते हैं कि 2 से 7 में भाग करोगे तो यही आएगा। ठीक, प्लस माइनस बॉर्डर होता है, हमें इसके उधर नहीं जाना है और इसके इधर नहीं आना है, पहले इधर ही अपना अपने में सॉल्व कर लो। देखिए 0 से 0, 9 1 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 गिरहियाँ 22, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे देखिए इसके 2 से इसका 2 कट गया, इधर क्या बचा है 11 और 7, 11 7 77, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 बचा है, माइनस इधर ऊपर 7 बचा है, 7 1 के 7 और नीचे 2 बचा है, तो 7/2। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, 8 से इसमें एक बार जाएगा, 1 से 77 में गुणा करेंगे तो 77, माइनस हो तो माइनस, 2 से 8 में 4 बार जाएगा, 4 7 28, 77 में से 28 घटा दीजिए, उधार लेगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, यहाँ बच्चा 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4/8। अगर हम इसको काटना चाहें तो 8 6 48, 1 49, 10 होगा तो 8 1 के 8, 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, आप 49 में 8 से भाग दे दीजिएगा, यही आंसर आएगा। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे, 6ठवें का गा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखिए एक त्रिभुज बनाना, रफली आप समझ लीजिए, जिसकी भुजा 6 है, 5 है और 7 है, 5 6 7 कोई भी ले सकते हैं, और एक त्रिभुज ऐसी रचना करनी है जो इस त्रिभुज की 7/5 गुनी हो। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर ले लें, फिर 5 यहाँ से नाप के 6 से यहाँ नाप के काट लेंगे, बन जाएगा। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, तो 5 6 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम ए बी 7 सेंटीमीटर नाप कर एक रेखाखंड खींचा, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 7 सेंटीमीटर खींचा, ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर पे तथा बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए से सी को तथा सी से बी को मिलाया, ये 5 हो जाएगा, ये 6। आप ए पे गोला प्रकार रखिएगा, 5 सेंटीमीटर नाप के काट लीजिएगा, फिर यहाँ बी पे रखिएगा 6 सेंटीमीटर नाप के काट लीजिएगा, जहां ये दोनों कटेंगे उसका नाम रख देना सी और इसको मिला देना। ठीक, त्रिभुज हमारा बनके तैयार है। अब कह रहा है इसकी जो रचना करनी है वो 7/5 करनी है। ध्यान देना, नीचे जो वैल्यू होती है पूरी होती है, 5 है, ऊपर 7 है, यानी पूरी से भी ज्यादा है कि नहीं, तो नीचे 5 जो दिखा रहा है इसको इसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखा रहा है, ऊपर 7 है, इसका मतलब इससे बड़ा होगा, और मिलाते हमेशा नीचे वाले को है, तो जो सबसे बड़ा नंबर हो उतने ही भागों में डिवाइड करते हैं। अभी समझ जाएंगे आप क्या डिवाइड करना है। सबसे बड़ा नंबर दोनों में क्या है 7 है, तो ए को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए डैश खींचा। न्यून कोण का मतलब इसका एंगल 90 से कम, सीधा नहीं खींच सकते, थोड़ा सा न्यून कोण। सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो इसको 7 बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, गोला प्रकार लीजिएगा, यहाँ पे रख के काटिए, फिर यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, ऐसे बराबर 7 भागों में कोई भी माप का ले सकते हैं। ए की सीरीज में तो इसको आप A1 बोल दीजिए, A2 बोल दीजिए, A3 A4 A5 A6 A7। नीचे जो होता है हमें हमेशा उसी को मिलाते हैं, नीचे 7/5 भाग में करना है ना, तो 5 को मिला देंगे इस B से, 5 कहाँ है A5 यहाँ,
A5 से हम B को मिला देंगे। अब हमें ऊपर वाला नंबर क्या है 7, क्योंकि 5 को तो मिला दिए, जो बच गया 7 से चलना है। 7 से ऐसे चलेंगे, इधर नहीं आना है, ऐसे इधर त्रिभुज बनाना है। तो जब ऐसे चलेंगे तो कोई तो लाइन चाहिए, ऐसे थोड़ी हवा में चलेंगे। तो हम इस रेखा के समांतर चलेंगे, पैरेलल किसके, B और A5 के समांतर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाने के लिए, यहाँ पे रखेंगे गोला प्रकार इस पे, और एक ऐसे चाप लगा लेंगे, ऐसे गोला प्रकार रखो, चाप लगाओ कोई भी माप का, फिर A7 पे रखो, ऐसे चाप लगा लो। अब इस चाप की लंबाई से हम आर्क कहते हैं, इसको नाप लो ऐसे गोला प्रकार। नापने के बाद जहां पे जाए वहीं पे काट कर दो, जहां पे कटे वहीं पे कट। अब एक कटान बिंदु पे आप ऐसे पटरी रख के सीधा खींच दीजिए, इस बिंदु को, इस बिंदु को खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगा आगे। अब देखिए यहाँ तक पहुंचेगा तो हम ए बी को आगे बढ़ा देंगे, बी के बगल में है तो हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, बी के बगल में तो इसका नाम बी डैश रख देंगे। हमें आगे नहीं जाना है, हमें अब इस साइड चलना है। इधर चलेंगे तो कौन सी रेखा हमको मिल गई, बी और सी, तो इसके सापेक्ष से चलेंगे तो फिर वही काम। यहाँ पे गोला प्रकार रखिए, ऐसे चाप लगाइए, गोला प्रकार रख के ऐसे चाप, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे नोक रखिए, ऐसे करिए, वही नाप का जो यहाँ की वही यहाँ पे। अब क्या करना है, इस चाप की लंबाई नाप लो, ऐसे नापने के बाद ऐसे कट कर दो। एक बार फिर से समझिए, वही काम हर जगह करना है जब समांतर हम चलेंगे। यहाँ पे रख के एक नाप लीजिए, फिर सेम वैसे यहाँ पे भी काटिए, फिर इसकी लंबाई नाप के उसी लंबाई से उसको काट दीजिए। जहाँ पे कटेगा वहां से जाती हुई रेखा हम ऐसे सीधा खींच देंगे। ठीक, अब ये आगे जा रहा है, आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जा रहा है तो हम इस ए सी को ऐसे बढ़ा देंगे, सी के बगल में तो इसका नाम सी डैश रख देंगे। यही हमारी अभीष्ट त्रिभुज होगी, सी डैश बी डैश ए। ठीक, अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। रचना इसका करना है, तो रचना में जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप सुन के वीडियो को स्लो करके रोक के लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि मैं लिखने बैठूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, सर्वप्रथम हमने 7 सेंटीमीटर माप का ए बी एक रेखाखंड खींचा, ये हो गया। बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप की त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। बिंदु ए बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्रमशः त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। फिर ए से सी को तथा सी से डी को मिलाया, हो गया। फिर अगली लाइन क्या लिखेंगे, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड ए ए डैश खींचा। ए ए डैश रेखा को 7 बराबर भागों में हमने विभाजित किया। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उतनी ही बार विभाजित करेंगे। फिर जो नीचे होता है उसको मिलाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, A5 से B को मिलाया। अभी चाप के बारे में नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, बिंदु A7 से, बिंदु A7 से A5B के समांतर एक रेखा A7B डैश खींचा। बिंदु A7 से A5B के समांतर एक रेखाखंड A7B डैश खींचा। फिर हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए बी को आगे बी डैश तक बढ़ाया, ए बी रेखा को आगे बी डैश तक। फिर हम क्या लिखेंगे, अगला स्टेप, बिंदु बी डैश से बी और सी के समांतर एक रेखाखंड बी डैश सी डैश खींचा। फिर ए सी को आगे सी डैश तक मिलाया। अतः हमारा अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश है, ए बी डैश सी डैश है। बस इतना कर देंगे, आपका हो जाएगा। रचना जैसे जैसे मैंने बताया उसको आप सुन के लिख लीजिए, बाकी बनाना आपको ऐसे ही है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वें का लास्ट है जिसे हम घा बोल रहे हैं, 6वें का घा। निम्नलिखित 12 बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में माध्य बोला था, इस क्वेश्चन में माध्यिका बोला है। तो लिख रखा है वर्ग अंतराल, एक तरफ का बराबर होता है, माध्यिका को भी हम x ही बोल देते हैं, x इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपान में f इंटू में h। ये होता है माध्यिका का फार्मूला। ठीक, तो n जो होता है वो नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारताओं के योग की। अच्छा, इसके लिए हमें x भी निकालना पड़ेगा, EF हो गया, EF हम अभी मान लेंगे। हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है, तो n/2। n कैसे होता है, n इन्हीं सबका जोड़ होता है। ठीक, n इन सबका जोड़ होता है, तो n इन सबके जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक संचयी बारंबारता होती है, संचयी
बारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, इन सबको जोड़ लीजिए, 6, फिर 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15, फिर 15 में 12 जोड़ेंगे तो 15 12 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 15 जोड़ेंगे तो 50, 20 10 30 30, 25 35 10 40, 25 35 40 हो जाएगा। एक सेकंड फिर से हम ऐड कर लें, 6 हो जाएगा, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15, फिर 15 में 12 जोड़ेंगे 15 तो 27 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 28 29 30, 30 5 35, ये 35 हो जाएगा, और 35 में 15 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब जो लास्ट में 50 आया इसे हम कहते हैं n, n इक्वल टू कितना आ गया 50। फार्मूले के हिसाब से हमें n/2 चाहिए, हम यहीं पे n/2 निकाल लेते हैं, तो n/2 क्या होगा 50/2 कट के आएगा क्या 25, तो हम कह सकते हैं कि n/2 बराबर कितना है 25 है। अब समझ में आई। संचयी बारंबारता ये दोनों तो दिया है, संचयी बारंबारता के तो सबको जोड़ दो, 6 में 9 जोड़ा 15, फिर जो आया उसमें ये जोड़ दो 27, फिर 27 में 8 जोड़ो 35, फिर 35 में 15 जोड़ो 50, टोटल जोड़ोगे तब भी 50 ही आएगा। ठीक, तो ये n आ गया, n/2 हमें चाहिए, n/2 इन 50 का आधा 25। अब हम 25 को देखेंगे इसमें कहाँ है 25, ये मैक्सिमम सीमा होती है, 6 से ऊपर जा नहीं सकता तो 25 आएगा नहीं, 15 से ऊपर जा नहीं सकता 15 के नीचे तो 25 नहीं आएगा, 27 में 25 होगा, क्योंकि 15 के बाद और 27 से पहले 25 आएगा किसमें 27 में, क्योंकि 15 अंतिम सीमा है, उससे ऊपर नहीं हो सकता, अरे 27 अंतिम सीमा तो 27 से कम तो हो ही सकता है, तो 27 से कम इसमें आ जाएगा। ये वाली लाइन हम पकड़ लेंगे, ये वाली लाइन पकड़ लेंगे। इस लाइन में जो f पे आता है वो f होता है। फिर से बात समझिए, n निकाल लिया, n/2 कर दिया, 25 आया, उसी को चेक करेंगे 25 किस में आ रहा है, किससे कम है 25, 27 से कम होगा 25, तो यही लाइन को हम पकड़ लेंगे। इस लाइन में f वाली सीरीज में बारंबारता क्या होती है f होती है, तो f वाली सीरीज में f, और इसी लाइन में एकदम निचली सीमा l होती है, जो नीचे वाला है वो l, फिर ये जो हमने 27 निकाला है ना जिसमें से 25 मिला था, इसके जस्ट ऊपर वाला ये होता है CF, ये क्या हो जाएगा CF। सारी चीजें हमारे पास है, हाइट बच गई, हाइट क्या होती है भैया वर्ग अंतराल, देखिए 0 से 10, 10 से 20, हाइट कितनी है 10 की है, इसे रख दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए माध्यिका निकालते हैं, x बार l का मान कितना है 20 प्लस n/2 हमने निकाला था कितना आया था 25, तो 25 माइनस CF, और CF हमारा कितना है 15 बटे में ये 20 यही रहेगा, 20 प्लस में बटे में f है, और f का मान हमारा कितना है 12 है, तो हम 12 रख देते, गुणे में h, और h हमें पता है 10 इसकी हाइट हो गई, तो हमने 10 रख दिया। ठीक, अगर हम इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो x बार इक्वल टू इधर तो 20 है प्लस 25 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना 10। अब यहाँ गुणे में क्या है 5 है और बटे में 6 है, फॉर्मूले को हम मिटा दें, x बार इक्वल टू 20 प्लस 10 बचे 50, 50 बटे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 20 में जाएगा तो 6 दूनी 12, 120, और प्लस का क्या है 50, 50 बटे 6, तो x बार इक्वल टू 120 में 50 जोड़ेंगे तो 170, 170 बटे 6 काटेंगे तो 6 दूनी 12, 5 17 50 हो जाएगा, तो 6 8 है 48, 2 50 होगा तो 20, छात्रिक 18, 2 20 छात्रिक 18, 3 3 आता रहेगा, तो x बार इक्वल टू आ गया 28.33, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, आंसर राइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक, हमारा लास्ट खंड है 7, सभी खंड करने हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, अथवा अथवा करके 2 दिया है, तो 4 है, हम चारों को हल करेंगे। 7वें का कह रहा निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, रैखिक में बदलकर हल करना है। पहला है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, तथा 2/x-1 माइनस 1/y-2 बराबर 1/3। एक बार मैं देख लूं ऊपर कट तो नहीं रहा कहीं, ठीक प्रॉपरली दिख रहा है।
तो हमें कह रहा है रैखिक समीकरण एक में बदल कर हल करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा हम तरीका अपनाते हैं। देखिए इसमें भी x माइनस एक है, इसमें भी y माइनस दो है, इसमें भी पहले x माइनस एक, इसमें भी y माइनस दो है। तो इसको अगर हम ऐसा लिख लें, इस 5 बटे इसको 1 बटे x माइनस एक गुणे 5 लिख लें तो कोई दिक्कत है? इसको देखो 5 एक के 5, 5 बटे x माइनस वन इतना ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे y माइनस दो, तो एक ही है वैसे पड़ा रहेगा, इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं, बराबर है 2 के। सेम ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे x माइनस एक गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एक के 2 इसी के तो बराबर है, माइनस इसको हम 1 बटे वाई माइनस 2 ही रहने देते हैं, बराबर 1 बटे 3 है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, अगर हम 1 बटे एक्स माइनस वन बराबर कुछ मान लें, 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर कुछ मान लें, यहाँ पे हम मानेंगे, माना 1 बटे एक्स माइनस वन बराबर ए तथा 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर बी। मानते उसी को है जो दोनों में हो, इसमें भी 1 बटे एक्स माइनस वन है, इसमें भी है, इसमें भी 1 बटे वाई माइनस 2 है, इसमें भी है। तो हमने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। अब यही मान यहाँ पे रख देंगे। देखिए 1 बटे एक्स माइनस वन बराबर क्या है, ए है, तो यहाँ लिख देंगे ए, और गुणे में क्या है 5, प्लस है तो प्लस। 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर बी है, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा बी, बी बराबर 2। तो ए में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से ए में होगा क्या हो जाएगा 5 ए हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक समीकरण बनके आ गया। ठीक, इसको देखते हैं, इस पूरे की वैल्यू क्या है ए है, देखो 1 बटे एक्स माइनस ए बराबर ए माने हैं, तो पूरे की वैल्यू ए है, ए से 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 1 बटे वाई माइनस 2 की वैल्यू बी है, तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर 1 बटे 3। इससे हम इधर लाएंगे तो ये भाग में तो इधर गुणे में होगा, तो गुणे में होगा तो दोनों में होगा, तो 3 से जब 2 होंगे 3 दूनी 6a माइनस 3 से b में होगा तो 3b बराबर क्या बच गया 1। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ग्राफी लगाइए, प्रतिस्थापन लगाइए, वज्र गुणनखंड विधि लगाइए, कोई भी लगा लीजिए। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड लगा लें, मान निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो इसको भी समीकरण एक नाम मानते हैं, इसको हम मानते हैं b बराबर 2 है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखो b बराबर ये 5 उधर भेज दो, 2 माइनस 5 हो जाएगा। इसी b का मान समीकरण नंबर 2 में यहाँ रख देते हैं। ठीक, लिखेंगे क्या b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपका इतना हो गया, इसके बाद आप ये लिखना शुरू करेंगे 2 में रखने पर। तो एक बार आप जिस समीकरण में रखेंगे उस समीकरण को हूबहू एज इट इज लिख लेंगे, इसका मान इसमें रखने जा रहे हैं ना, तो एक बार आप इस समीकरण को लिख लीजिए। ठीक, फिर मान पुट कीजिए 6a माइनस 3 इंटू बी, और b का मान कितना है 2 माइनस 5a, देखो b है b का मान इतना हमने लिख दिया, बराबर 1 के है। तो 6a माइनस 3 दूनी 6, और माइनस 3 से माइनस 5 में होगा तो प्लस का 3 पचे 15a बराबर 1 होगा। 15a और 6a, 15 6 21a, 21a बराबर ये माइनस का 6 और उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, तो 1 में 6 जुड़ जाएगा तो 7 होगा। तो a इक्वल टू इधर 7 है, ये 21 गुणे में, तो 21 भाग में आ जाएगा, गुणे में तो भाग में, देखो 7 1 के 7, 7 3 21, तो a की फाइनली वैल्यू क्या आ गई 1 बटे 3, a का मान हमें मिल गया। अब इसी a का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि इसका मान 2 में रखे थे, तो अब 2 से ये आया है, इसका मान 1 में रख देंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक बार समीकरण 1 को आप लोग लिख लीजिए। तो b इक्वल टू 2 माइनस 5 गुणे a, अब a का मान क्या है 1 बटे 3, तो b इक्वल टू 2 माइनस 5 1 के 5 बटे में क्या आएगा 3, तो b इक्वल टू 3 दूनी 6, और 6 में से 5 घटेगा तो 1, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बटे 3, b का मान भी आ गया 1 बटे 3, a का मान भी 1 बटे 3, b का भी मान 1 बटे 3। अब हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना क्या करेंगे जो हमने माना था, हमने क्या माना था भैया 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर a है, ये माना था,
और क्या माना था, 1/y माइनस 2 बराबर b है, ये माना था। तो जो मान आया हम उसको रखेंगे। इसको देखिए 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 बराबर a है, और a का मान क्या है 1/3, तो यहाँ इस a की जगह हम रख देंगे 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 1 से 1 में गुणा होगा तो x माइनस 1 आएगा, बराबर 3 1 के 3, तो x इक्वल टू 3 है इधर, ये -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 होगा, तो x का मान कितना आ गया 4। सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/y माइनस 2 बराबर b है, और b का मान भी 1/3 आया है, b का मान भी क्या आया 1/3। तो हम इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 से 1 में होगा तो y माइनस 2 आएगा, बराबर 3 से 1 में होगा तो 3, तो y इक्वल टू इधर 3 है, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 2 5, यानी वो संख्या क्या है 4 है और 5, x और y का मान हमें निकालना था, तो 4 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी में अथवा करके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अथवा वाला बता देते हैं। ठीक, 7वें का तो का ही है, लेकिन का अथवा वाला है। कह रहा एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल, नाव की चाल दे रखा था, हम लिख लेते हैं, नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में दूरी है 12 किलोमीटर जाने में, तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में। देखो 12 किलोमीटर जाने में दूरी तथा आने में दूरी, आप तय दूरी लिख सकते हैं। कौन सी दूरी, तय दूरी। ये भी कितना है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाने में, 12 किलोमीटर आने में। तो ये बताइए जाने आने में कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी बराबर 12 12 24 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी भाई, 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल दूरी 24 किलोमीटर। अब कह रहा है लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, समय बराबर है 8 घंटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दे कह रहा है, ये कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो जब धारा की दिशा में जाती है, अनुकूल दिशा में, तो 12 किलोमीटर जाने में तथा विपरीत दिशा में आने में, भाई 12 गई तो 12 फिर आएगी, तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो कुल करने में इसको 8 घंटे का समय लगता है। देखिए जिधर धारा बह रही है आप भी उधर जा रहे हैं तो धारा के अनुकूल होता है, धारा अगर उधर बह रही है आप उल्टा आ रहे हैं तो धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत होता है। भाई अगर एक तरफ आप जा रहे हो तो हो सकता है धारा के अनुकूल जा रहे हो, लेकिन आते समय तो प्रतिकूल आओगे, या हो सकता है जाते समय आप प्रतिकूल धारा आ रही है आप उधर जा रहे हैं प्रतिकूल जा रहे हैं, लेकिन फिर जब वापस रिटर्न आएंगे तो धारा के अनुकूल ही आएंगे। तो चालें ऐसी कंडीशन में जुड़ती हैं और घटती हैं। देखिए जिधर पानी बह रहा है उधर आप भी चल रहे हैं, तो पानी की स्पीड तो आपको लेके ही जा रही है, साथ में आपकी भी स्पीड है, दोनों चालें जुड़ जाती है, आपकी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों जुड़ जाती है। लेकिन पानी इधर आ रहा हो आप इधर जा रहे हो, तो पानी आपको धक्का देके इधर मारेगा, आप इधर जाने का प्रयास करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, रुकेगी। आपकी स्पीड को कौन रोक रहा है, पानी रोक रहा है, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, हमेशा पानी में चलने वाले वाहन का स्पीड पानी से ज्यादा होता है। नाव की चाल दिया है, हम यहाँ पे मान लेंगे, माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसको एक बार अनुकूल चला देते हैं, फिर एक बार प्रतिकूल चला देते हैं। माना तो हो गया, धारा की अनुकूल जाने में लिया गया समय बराबर, देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब आप समय निकालेंगे तो समय यहाँ आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक, तो जब हम धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय निकालेंगे तो दूरी अनुकूल जाने में लिया समय कितना 12 किलोमीटर, और किस चाल से चला, भाई चाल तो रही होगी। ठीक, या फिर हम एक बार ऐसे कर लें कि चाल निकाल लेते हैं, समझिएगा, धारा के अनुकूल जाने में चाल बराबर, तो अनुकूल जा रहा है तो चालें जुड़ जाएंगी।
देखो धारा की चाल x और नाव की चाल 4, तो x प्लस 4 दोनों की स्पीड बढ़ेगी। जिस तरफ धारा जा रहा उस तरफ व्यक्ति भी जा रहा, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, प्रतिकूल जाने में चाल बराबर। अब प्रतिकूल जा रहा चालें घटेंगी, अधिक किसकी होती जो चल रहा, तो नाव इसमें से घट जाएगा क्या, धारा की चाल x, तो 4 माइनस x होगा। धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोनों की चालें घट जाएंगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर, क्यों लेके बात कर रहा है, अनुकूल जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर दूरी, तो दूरी गया तो 12, और किस चाल से गया, अब अनुकूल जा रहा है तो जुड़ी हुई चाल होगी x प्लस 4। फिर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, अब प्रतिकूल जब आ रहा है तो यहाँ पे आना होगा, तो 12 किलोमीटर आ भी रहा है, लेकिन किस चाल से, इधर प्रतिकूल आ रहा, चालें घटेंगी तो 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब बताइए, ये जाने में लिया गया समय है और ये आने में लिया गया समय, और इसने कहा था कुल समय 8 घंटे, यानी जाने में लिया गया समय प्लस आने में लिया गया समय कुल मिलाकर कितना है, 8 घंटा। तो जाने वाले समय को और आने वाले समय को अगर हम जोड़ दें तो 8 घंटे के बराबर होना चाहिए, तो जोड़ देते हैं, तो 12 बटे x प्लस 4 प्लस 12 बटे 4 माइनस x बराबर होगा 8 घंटे के। भाई इसमें इसको जोड़ दिए तो 8 घंटे के बराबर हो जाना चाहिए। बात क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक है? अब एक चीज यहाँ पे देखिए, हम इस x प्लस 4 को क्या 4 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला बन जाए, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसको फार्मूला बना लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे इनका एलसीएम क्या होगा, 4 प्लस x और 4 माइनस x, 4 प्लस x से 4 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस x, 4 माइनस x से 12 में गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, और फिर 12 से माइनस x में होगा तो माइनस का 12x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4 से ऊपर 12 में गुणा होगा तो 12 से 4 में करेंगे 12 चौके 48, और 12 से प्लस x में होगा तो प्लस का 12x बराबर इधर क्या है 8। देखिए प्लस का 12x माइनस का 12x कट गया, यहाँ पे 48 दो बार है तो 48 दूना 96, 8 8 16 4 4 8 96 बचा। नीचे अगर हम ध्यान दें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब पहला 4 है, यहाँ भी पहला 4 है, यहाँ दूसरा x, यहाँ भी दूसरा x है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता है, तो a हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, बी एक्स है तो x का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर किसके हैं 8 के। हम यहाँ 8 बटे 1 लिख सकते हैं, अगर हम इससे काटना चाहें तो देखिए 8 1 के 8, 1 बचेगा 16, 8 दूनी 16, यानी 12 8 96, 12 बार गया। अब फाइनली अगर हमारे पास देखें बचा क्या है, तो गुणा करेंगे तो 12 1 के 12, और यहाँ से यहाँ भी एक बचा है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और बराबर 12 1 के 12 हो जाएगा। ठीक, इन सबको हम उधर लेके जाते हैं या फिर इसको इधर लेके आए, देखिए ये 16 है, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 होगा, और ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16x में से 12x घटाएंगे तो 4 बचे, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, इधर बचा है एक्स स्क्वायर, हमें x का मान चाहिए, तो x इक्वल टू 4, ये वर्ग का उल्टा आ जाएगा वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बराबर x का मान कितना आ गया 2 आ गया। और हमसे पूछा है इसमें धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल हमने क्या माना है x माना है, x और होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x बराबर 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो गई। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब धारा की दिशा में ही चलेंगे तो चालें जुड़ जाती हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें घट जाती हैं। जाने में लिया गया समय और आने में लिया गया समय दोनों को जोड़ देंगे तो 8 घंटे के बराबर हो जाएगा। ये सब समय है, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इन सबका क्वेश्चन आपको नीचे विजिबल हो रहा होगा। ठीक, 7वें का खा में भी 2 है, 7वें का खा,
कह रहा भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु एक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार पी क्यू तथा ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से, भूमि पर एक बिंदु स्थित है एक्स, ठीक, इससे मीनार स्थित ऊर्ध्वाधर, यहां से ऊर्ध्वाधर, मान लो ये फर्श है, ठीक, यहाँ पे एक मीनार है, ये जमीन है और यहाँ पे एक मीनार। मीनार जब खड़ी होती है तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होगी, ऐसा थोड़ी झुका के खड़ा किया जाएगा। ये बिंदु यक्स है, यक्स से ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी एक मीनार पी क्यू, इसका नाम क्या है, पी क्यू के शीर्ष क्यू, ये शीर्ष क्यू है का उन्नयन कोण 60। देखो भूमि का एक बिंदु एक्स हमने ये मान लिया है, ये एक्स है, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक मीनार पी क्यू है। इस एक्स वाले बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण होता है ये वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक। कह रहा बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से, कह रहा है बिंदु एक्स से यहाँ से 40 मीटर ऊंचाई, यानी यहाँ पे कुछ और स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु वाई स्थित है। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु वाई स्थित है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 40 मीटर। अब कह रहा है ऊंचाई पर स्थित बिंदु, ये जो ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई है, वाई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 है, तो इसको में से मिला सकते हैं। अब यहाँ से जब हम इस क्यू के शीर्ष का उन्नयन कोण देखते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 45 डिग्री। मीनार पी क्यू तथा ऊंचाई, मीनार पी क्यू की ऊंचाई जो पी क्यू है इसकी पूरी ऊंचाई हमें चाहिए, और पी एक्स ज्ञात कीजिए, पी एक्स ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हमको ये देख लेते हैं। देखिए एक्स वाई बराबर 40, ये एक्स वाई बराबर 40 दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क और पी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें ये पूरी दूरी ज्ञात करनी, ये पूरी दूरी ज्ञात करनी, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि m हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 40 मीटर होगी। भाई सीधी तो लाइन खींची जाती है, जब 40 ये है तो 40 ये होगा, ठीक। अब बात आती है ऊपर वाला, इसको हम क्या मान लें, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इसको x मान लें। अब हम x में 40 जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई हमको पता चल जाएगी, ठीक। एक तो कंडीशन एक हम ये वाली त्रिभुज ले लें और दूसरी कंडीशन ये एक हम ये वाली त्रिभुज ले लें, इन दोनों को, ठीक। तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं, बड़ा वाला। हल करेंगे त्रिभुज पी क्यू एक्स में, पी क्यू एक्स में। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि जो भुजा ज्ञात हो उसको ले लीजिए और जो ज्ञात करना उसका रेशियो बना लीजिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये लंब होगा, और थीटा यहाँ, ये 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है, थीटा कहाँ यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा। और लंब क्या है आपका क्यू पी, तो क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 40 लिख सकते हैं। तो x प्लस 40, क्योंकि ये क्यू पी कैसे जुड़ेगा, जब x में 40 जुड़ेंगे तभी तो पूरी लंबाई होगी। तो x प्लस 40 बटे एक्स पी, क्योंकि एक्स पी हमें नहीं पता है, बटे एक्स पी बराबर होगा, देखो ये लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधार tan थीटा में आता है, tan और थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब बटे आधार tan थीटा में आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 40 बटे एक्स पी, ये कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है, बराबर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक। आपको याद होना चाहिए वैल्यू। अगर हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो रूट यहाँ आ जाएगा, x प्लस 40, ये √3 का यहाँ नीचे आ जाएगा, √3 ये उधर चला जाएगा, बचेगा क्या एक्स पी। हमें एक्स पी का मान पता चलेगा, ये हमारा क्या एक्स पी। अब जब एक्स पी इतना है तो ये भी तो इतना ही होगा, बात समझिए। एक्स पी का मान क्या आ गया, x प्लस 40 बटे √3, तो ये वाली लाइन भी तो यही होगी, x प्लस 40 बटे √3, ये वाली लाइन, ठीक। अब हम इस त्रिभुज में काम कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। उसमें चलते हैं।
त्रिभुज क्यू एम वाई में, क्यू एम वाई में यहाँ पे देखिए लंब है क्या, एक्स छोटा सा है, एक्स लंब बटे आधार कितना हमारा एक्स प्लस 40 बटे √3, एक्स प्लस 40 और पूरे के बटे में √3, ये हो गया बराबर किसके होता है, tan थीटा के, और tan थीटा कितना है 45, क्योंकि यहाँ पे tan 45 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी बटे में आया, जब बटे में आता है तो बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, अंदर का अंदर, √3 से x में होगा ये √3x आ जाएगा, और नीचे क्या बचा x प्लस 40 बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1, इसको उधर भेजेंगे तो देखिए √3x इक्वल टू x प्लस 40 यहाँ भाग में इधर कूड़े में चला जाएगा, x प्लस 40 ही बचेगा, क्योंकि 1 में गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, देखिए √3x, ये x इधर आ गया तो माइनस का x होगा, उधर क्या बच गया 40, इनमें से अगर हम x कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा √3 और माइनस यहाँ से x कॉमन है तो 1 बच जाएगा, इधर आ जाएगा 40, तो x इक्वल टू इधर तो 40 है ही, ये √3 - 1 गुणे में तो यहाँ भाग में आएगा तो √3 - 1, ये x की वैल्यू आ गई। चलिए आगे देखिए, x बराबर 40 बटे √3 - 1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी दूरी निकालनी थी xp और हमें क्या निकालना था pq। तो अगर हम यहाँ से pq निकालते हैं, p और q बराबर क्या है x प्लस 40 है, तो x की वैल्यू क्या है 40 बटे √3 - 1 और यहाँ प्लस का 40, तो pq बराबर हम करते रहेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 40 है प्लस इससे इसमें गुणा होगा तो 40 से √3 में होगा, तो 40 √3 होगा, फिर 40 से माइनस में होगा तो माइनस का 40 बटे में फिर बच जाएगा √3 - 1, तो पी क्यू इक्वल टू माइनस का 40 प्लस का 40 कट जाएगा, बचेगा क्या 40 √3 बटे √3 - 1। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए आप √3 का मान रख लेना, √3 का मान आप √3 बराबर 0.7 करके रख लेना, तो जो लगाने के बाद आपका आंसर आएगा, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका पी क्यू बराबर आ जाएगा 94.64 मीटर। यहाँ पे √3 रख लेना, √3 की वैल्यू क्या रख लेना आप 1.7, ये आ जाएगा। अच्छा, अभी एक चीज़ और भी बाकी है, ये वाला लगाना। ठीक, तो मैं यहाँ साइड में लगा दूँ, देखिए हमें एक और दूरी तो निकालनी है, कौन सी xp, तो यहाँ पे xp बराबर, देखिए xp बराबर यही तो हम निकाले थे, ये x प्लस 40 बटे √3, x प्लस 40 बटे √3 है, तो ये xp इक्वल टू x का मान तो रखेंगे ही, x का मान अब यहाँ पे हमने निकाला था 40 बटे √3 - 1, तो यहाँ पे रख देंगे 40 बटे √3 - 1 और यहाँ पे है प्लस का 40 बटे में आ जाएगा √3, xp इक्वल टू ये है 40 √3 से इसमें गुणा होगा तो प्लस का 40 √3 हो जाएगा, और ये 40 से -1 में होगा तो माइनस का 40 बटे में फिर से बचेगा √3 - 1 और इसके बचे में √3, प्लस का 40 माइनस का 40 कट जाएगा, एक्सपी बराबर आ जाएगा 40 √3 बटे √3 - 1 बटे √3। ठीक, अब ये बाहर का गुणा बाहर होता है, अंदर का गुणा अंदर होता है, तो इसको हम एक करेंगे तो बाहर का बाहर होगा, अंदर का अंदर, तो xp इक्वल टू 1 से ऊपर जाएगा तो 40 √3 अपान फिर 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 से √3 में होगा तो आ जाएगा 3, फिर 3 से इसमें करेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे √3 की वैल्यू आप रख लेना, √3 की वैल्यू जब आप 1.73 रखेंगे तो आपका जो यहाँ पे xp का मान आ जाएगा वो xp बराबर आ जाएगा 54.64 मीटर, इतना आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको लगाएंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, क्योंकि है ही कुछ ऐसा, तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, मैं उसका स्पेशल अलग वीडियो बना के और भी शॉर्ट वे में समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वें का खा का ही अथवा करके है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मूनार, क्षैतिज तल क्या होता है, ऐसे एक रेखा सीधी, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, एक बिंदु O है, इसी तल पर
इसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष का यानी इसका उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, यहाँ से अब इधर चल रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ 40 मीटर यहाँ पहुंच गए, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी 40 मीटर। 40 मीटर चलने पर फिर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ए बी सी ओ। ठीक, देखिए एक मीनार है, ओ बिंदु से मीनार की ऊंचाई को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है मीनार की तरफ 40 मीटर चलता है, तब फिर ऊपर देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब बताइए मीनार 90 डिग्री पे खड़ा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है ये वाली। ठीक, ये ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इस त्रिभुज में आ जाते हैं, इस छोटे वाले में, फिर बड़े वाले में आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में उधर वाला क्या है ए बी, तो लिख लेते हैं ए बी बटे ये हमारा क्या है बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर, देखो ये लंब है क्योंकि थीटा है, लंब लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किस में आता है tan थीटा में, ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं ए बी बटे बी सी बराबर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक, अब या तो हम सी बी निकाल लें या तो हम ए बी निकाल लें। मान लो हम ए बी ही निकाल लेते हैं, यहाँ से ए बी इक्वल टू √3 बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी सी यहाँ भाग में तो इधर गुणे में जाएगा तो √3 बी सी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, बड़े वाले में त्रिभुज ए बी ओ में, ये वाला ए बी ओ में, इसमें अगर देखें तो लंब वही है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में आधार क्या है पूरा है, तो आधार को हम क्या 40 प्लस सी बी लिख सकते हैं, अब यूजली लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा जोड़ेंगे तो पूरे में क्या है 40 है, और फिर प्लस ये सी बी, 40 प्लस सी बी बराबर किसके हैं tan थीटा के, और tan कितना है 30 डिग्री, क्योंकि ये भी तो बात हुई लंब बटे आधार, तो ए बी बटे 40 प्लस सी बी बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। हम इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें ऐसे ही, ठीक, तो √3 से ए बी में होगा तो √3 ए बी आ जाएगा, बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 40 प्लस सी बी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से ए बी का मान निकालें, ए बी बराबर, या फिर हम बी सी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी का भी, मान लो ए बी बराबर निकालते हैं तो इधर 40 है और प्लस का क्या है सी बी है, ये √3 यहाँ गुणे में तो √3 भाग में आ जाएगा, हमें ए बी का एक मान पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें समीकरण 2 इसको मान लें, देखिए इसका लेफ्ट ए बी है, इसका भी लेफ्ट ए बी है, तो इसका राइट भी बराबर होगा, देखो बायां साइड बराबर है तो दायां साइड आपस में बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष ए बी है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, ये √3 बी सी बराबर हो जाएगा किसके, इसके 40 प्लस सी बी बटे √3। देखो सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो बात एक ही है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी सी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये भाग में है इधर गुणे में आ गया, जब इससे गुणे में होगा तो √3 से √3 में होगा तो आ जाएगा 3, और इधर है बी सी बराबर उधर 40 प्लस बी सी, इधर है 3 बी सी, वो 1 बी सी इधर आएगा तो माइनस का बी सी हो जाएगा बराबर 40, 3 बी सी में से 1 बी सी घटाएंगे तो 2 बी सी बराबर 40, तो बी सी बराबर 40, इधर 2 गुणे में है तो 2 भाग में आ जाएगा, काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो बी सी बराबर आ जाएगा 20। ठीक, अब ये बी सी का मान हम कहाँ रख दें, अगर यहाँ रख दें तो ए बी का मान आ जाएगा, हम लिखेंगे क्या बी सी का मान, क्योंकि मीनार ही तो ए बी है हमें यही चाहिए, बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है ए बी बराबर √3 बी सी, तो ए बी बराबर √3 गुणे बी सी, और बी सी का मान कितना है 20, तो ए बी बराबर 20 से √3 में गुणा होगा तो √20√3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। मीनार की ऊंचाई कितनी भैया 20√3, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 3 घंटे में आप लोगों को बैठ के एग्जाम देना होता है,
तो वीडियो तो लंबा बनेगा ही। इसका पहला पार्ट जो बना है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मॉडल पेपर का या अनसॉल्व का, तो वहाँ पे सारे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा उस प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड करता रहूँगा। ठीक, तो पहला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 2 822 AW, ये जो है सेट नंबर 2 822 AW, इसका हम सोल्यूशन करेंगे।